नाहर जेबीएन महाकुंभ में आपका स्वागत है। और आज जैसा कि एग्री फूड दिवस हम मना रहे हैं, ये 12 दिन का फेस्टिवल है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस नेटवर्किंग और कनेक्शन का। आज हमारे साथ कीनोट स्पीकर जुड़े हैं श्री हेमेंद्र माथुर जी। हेमेंद्र माथुर जी का एक छोटा सा परिचय मैं दूं। वैसे ही ये इतने वेल नोन हैं कि इनका परिचय शब्दों में तोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्राइवेट इक्विटी, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मैनेजमेंट कंसल्टिंग की दुनिया में इन्होंने एग्रीकल्चर को चुना। डीप टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट रिजिलियंट फंडिंग और ऐसे सब्जेक्ट जो कि वास्तव में यूनिक है लेकिन फ्यूचर को इंगित करते हैं। ये भारत इनोवेशन फाउंडेशन से जुड़े हैं। इन्होंने थिंक एजी करके एक एनजीओ की स्थापना की और अभी रिसेंटली ये चेयरमैन है टास्क फोर्स ऑन एग्री स्टार्टअप्स में, फिक्की के साथ जुड़े हैं और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हैं एग्री स्टार्टअप कंपनीज और एस्टेब्लिश कंपनीज लाइक इनोटेरा एंड वेरियस अदर एग्री स्टार्टअप। तो हेमेंद्र जी, हमारे साथ जीटो महाकुंभ में, नाहर जेबीएन महाकुंभ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने अपने व्यस्त समय में से आज हमें समय दिया। थैंक यू ऋषभ, ये मेरा सौभाग्य है कि इस इतने बड़े फोरम पे मुझे बोलने का मौका मिला। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतने सारे यंग एंटरप्रेन्योर जो इस कॉल में हैं उनसे मुझे बतियाने का मौका मिला है। जी जी हेमेंद्र जी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अब सीधे हम प्रश्न उत्तर पे आते हैं कि हमारे यूथ एंटरप्रेन्योर्स जो कि हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और आईआईएम से जो आते हैं, वो उनको लगता है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मतलब प्रायोरिटी नहीं मिलती है। लेकिन पेंडेमिक के बाद एक नेचुरल प्रायोरिटी हमारे फूड सिस्टम को, फूड इकोसिस्टम को मिली है। लेकिन उससे पहले एग्रीटेक स्टार्टअप इंडिया में काफी मेच्योर हो रहा है धीरे धीरे। आप उसके बारे में काफी लिखते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एग्रीटेक के अंदर और इसी तरह की जो प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पे यूथ को कहाँ आप फिट देखते हैं, कहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए? हाँ जी, एक तो आप सही बोला आपने कि एग्रीटेक का जो एक रिवोल्यूशन सा आ गया है हमारे देश में। करीब 10 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन जो इसने गति पकड़ी है वो पिछले 5 सालों में पकड़ी है। और उसका सबसे बड़ा कारण यूथ ही है। इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं आज के डेट में, करीब 1000 एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एग्रीटेक में काम कर रहे हैं। और अधिकतर लोग उसमें मेरे ख्याल से 25 से 35 वर्ष की उम्र के हैं, जिनका एग्रीकल्चर में एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट उनको इतना एक जुनून है कि जो एग्रीकल्चर इतना बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है टेक्नोलॉजी से सॉल्व करना है। तो आई थिंक उस तरह से एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन है यूथ का इसमें ऑलरेडी, जो भी हम नए मॉडल्स देख रहे हैं। तो आई थिंक एक तो उस लेवल पे है। दूसरा जो उससे भी महत्वपूर्ण मैं बोलना चाहूंगा कि जो एक गांव में जो एक यूथ है, उसकी पार्टिसिपेशन की भी बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर आप किसान के पास कोई सोल्यूशन ले जा रहे हैं, तो वो उसको ट्रस्ट नहीं करेगा जो दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर से आ रहा है, वो उसे ट्रस्ट करेगा जो गांव में है। तो हमें रूरल यूथ को इन्वॉल्व करना ही होगा। और वो कई तरह के काम कर सकते हैं, जैसे एग्रीगेशन ऑफ फार्म प्रोड्यूस एक बहुत बड़ा थीम है, उसमें रूरल यूथ का पार्टिसिपेशन हो सकता है। काफी सारी सर्विसेज ये एग्टेक एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे एडवाइजरी सर्विसेज है, उसमें यूथ का पार्टिसिपेशन हो सकता है। काफी स्टार्टअप्स आपको एग्री इनपुट्स मुहैया करा रहे हैं फार्मर्स को सीधा, तो उसमें भी आपको लास्ट माइल डिलीवरी के लिए रूरल यूथ चाहिए चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है जो कि अर्बन यूथ और रूरल यूथ को साथ में ला रहा है, और जी बहुत कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनरशिप है ये। तो मुझे लगता है कि एग्रीटेक काफी अपॉर्चुनिटीज खोलने वाला है। मेरा खुद का अनुमान है कि अगले 10 साल में 10,000 एग्रीटेक स्टार्टअप होंगे, वो कम से कम 1 करोड़ जॉब्स वाह, रूरल एरिया में क्रिएट करने की क्षमता रखते that's a wonderful number. And in terms of money, if I ask that today, what I was reading that some 300 odd startup have already gathered $500 million worth of capital, and now this capital might increase further leaps and bounds. So, as an investor, because in Jito community we have a lot of investors who invest either structured manner or maybe directly they invest. So, as an investment expert, do you advise putting money in agri startup, or there are other avenues are also coming up in terms of infrastructure post harvest like that? So हैं। हाँ जी, कई तरीके हैं पार्टिसिपेशन के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। पहले तो ऑफकोर्स स्टार्टअप्स में जरूरत है आज भी। एज यू राइटली सेड कि अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो $2 बिलियन आया है पैसा इस क्षेत्र में। उसमें पिछले 3 साल का एवरेज $500 million है, $500 million विच यू आर मेंशनिंग। तो माई गेस इज कि ये नंबर एटलीस्ट $1 बिलियन पर ईयर पे पहुंच जाएगा। तो मुझे पूरी पूरी
कॉन्फिडेंस है कि अगले 10 साल में $10 बिलियन इसमें आना ही आना है, राइट। और मुझे लगता है रिटर्न का बहुत अच्छा स्कोप है। ये वो सेक्टर है जो कि काफी रेजिलियंट है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमने पेंडेमिक में देखा सारे सेक्टर जहाँ स्ट्रगल कर रहे थे, हमारा फूड एंड एग्री बिल्कुल फ्लैगशिप सेक्टर रहा है। तो मुझे लगता है वो संभावना लोगों को दिख गई है, इन्वेस्टर्स को दिख गई है। तो एक तो है कि आप सीधे स्टार्टअप में पैसा डालिए जहां पर कि अच्छा काम हो रहा है, पैसा भी डालिए और अपना वैल्यू एड भी कीजिए। इफ यू आर एन एंजल इन्वेस्टर तो मैं ये कहता हूँ सिर्फ पैसा डाल के मत भूलिए, उस स्टार्टअप को ग्रो करने में मदद कीजिए। एक वो तरीका है। दूसरा, खुद ही स्टार्टअप बन सकते हैं। मतलब आई थिंक वो आज मैं देख रहा हूँ कि काफी HNIs और अर्बन यूथ दे आर स्टार्टिंग देयर ओन वेंचर्स, राइट। कई क्षेत्रों में आप खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आई थिंक कई तरीके हैं। अगर आपका एक फिलैंथ्रोपिक माइंडसेट है तो आप यू कैन वर्क विद ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन स्टार्टअप को सपोर्ट कर रही है जी। तो कई तरीके से इसमें पैसा लगाया जा सकता है। एक्चुअली जीतो बिजनेस नेटवर्क्स हमारे 3 उद्देश्य हैं: सेवा, नॉलेज और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो कोविड के समय में हमने फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया। अभी कुछ राज्यों में हमने फूड उगा के, कल ही मेरी बात हो रही थी, नासिक में हमारे एक मेंबर हैं अशोका बिल्डकॉन, इट्स ए वेरी बिग लार्ज रियल एस्टेट कंपनी। व्हाट दे हैव डन, दे हैव ऑल वेकेंट लैंड पे उन्होंने फूड उगाया एंड नाउ दे आर गिविंग दिस फूड टू द नीडी पीपल। सो दिस इज अनदर वे ऑफ यूजिंग द अनटैप्ड एसेट and then giving the back to the society. So in a way I want to know about the investment in cooperative. आजकल देखिए, अभी एक रिसेंटली सरकार ने एक मिनिस्ट्री का गठन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन लगता है कि सहकार से समृद्धि जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अमूल है हमारे पास, सह्याद्री फार्म है, इस तरह के और भी सहकारी जो मिल्क के अंदर काफी सहकारिता चल रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि एक बिजनेसमैन के लिए भी कोऑपरेटिव में इन्वेस्ट करना, अर्ली इन्वेस्टमेंट करना संभव हो पाएगा? गवर्नेंस वगैरह इस तरह की आ पाएंगी? हाँ, तो मैं इसमें एक थोड़ा नया इसको डायमेंशन देना चाहता हूँ। आई थिंक जो हमारा FPO फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, उसको एक फार्मर ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरह देखना चाहिए, जिसमें कि फार्मर उगा के नहीं बेच रहा, वो वहां पर उसको कमोडिटी में वैल्यू एडिशन कर रहा है जी, प्राइमरी प्रोसेसिंग कर रहा है और उसको एक प्रोडक्ट और एक ब्रांड में तब्दील कर रहा है जी। आपको मैं एग्जांपल दूंगा। एक डेयरी कंपनी है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। बहुत ही स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स है, गौरव चौधरी है, निकी पिलानिया। वो उनकी पूरी डेयरी कंपनी का ये मॉडल है कि जितने भी फार्मर दूध बेचेंगे, अभी तो स्टार्टअप है, तो अभी अर्ली डेज है, लेकिन आइडिया ये है कि जितने भी जो फार्मर्स उनको दूध बेचेंगे वो उनको शेयर होल्डर बनाएंगे कंपनी। ओह, वेरी गुड। दैट इज लाइक ओनरशिप मॉडल। ऑनरशिप मॉडल। तो आई थिंक ये हमें एक बदलाव लाना पड़ेगा हमारी सोच में कि हम फार्मर को ट्रेडर नहीं देखें, फार्मर को वेंडर नहीं देखें, फार्मर को पार्टनर देखें, जहां पर की एक बहुत बड़ा चेंज आने की संभावना है। आप देखिए, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है फॉन्टेरा, न्यूजीलैंड से, फार्मर ओन्ड कंपनी जी, राइट। तो उन्होंने पूरी ग्लोबल डेयरी कंपनी क्रिएट कर दी फार्मर्स में। और आप इस तरह कई तरह के एग्जांपल है। तो मेरा ये मानना है कि फार्मर को एक जो वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी है जो उसको अभी तक नहीं मिली शायद जी, वो आप उन्हें बना सकते हो। और हमारे पास ये यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि उन कंपनीज को ड्राइव कर सकते हैं, राइट। तो ये मॉडल हमें बदलना होगा कि फार्मर को सिर्फ उसके उपज का मूल्य ना देके उसको भागीदार बनाए हमारी सक्सेस में, ब्रांडिंग का भागीदार बनाए, प्रोसेसिंग पैकेजिंग बिल्कुल। अभी उसकी भागीदारी है ही नहीं, कमोडिटी बेच रहा है वो, बिल्कुल, जहां पर उसको तो बिल्कुल मुश्किल से मिलेगा। वर्ल्ड वाइड भी आप देखेंगे तो उसको, क्योंकि जिस समय हार्वेस्ट आता है उस समय गलत होता है, होना ही होना है, क्योंकि कंजम्पशन उतना होता नहीं है। और आप देखिए मार्जिन जो है इस पूरी फूड वैल्यू चेन में डाउनस्ट्रीम में जी, रिटेल में, ब्रांड में, यस, आपकी कमोडिटी में, ट्रेडिंग में तो मार्जिन ही नहीं है ना। तो आई वो हमें एक बहुत ही एक फंडामेंटल शिफ्ट, आर्बिट्राज है जो फार्मर का, जो आर्बिट्राज है आज 18% से 30% के आर्बिट्राज पे जो फार्मिंग हो रही है, उसको अगर रिड्यूस किया जाए और उसको वैल्यू एडिशन में लगाया जाए फार्मर को, तो एक कॉम्पिटिटिवनेस आ सकती है जो आज नहीं दिखाई दे रही है जी। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई भी एग्रीटेक मॉडल है ना, वो फार्मर एंगेजमेंट के बिना नहीं बढ़ेगा जी। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा वहां पर, ऐसे नहीं कि आपने एक कलेक्शन सेंटर लगा दिया और खरीद रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा जो जैन कम्युनिटी है, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको हमारी जैन जीतो के मेंबर्स, जैन मेंबर्स हर जगह मिलते हैं और वो काफी सालों से वहां जुड़े रहते हैं।
अभी मुझे नॉर्थ ईस्ट जाने का मौका मिला, वहां पे मैंने देखा कोकराझार और उदालगुरी जैसे जो रिमोट एरियाज हैं, वहां पे भी हमें 50-50 100 सालों से रहते हुए परिवार मिले, और जो कि एक्टिव एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, जो बेसिकली अनसंग हीरोज हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर इसको इन्वेस्ट किया जाए, इस चीज में पॉलिसी में इन्वेस्ट किया जाए, कैपिटल में इन्वेस्ट किया जाए, और टेक्नोलॉजी, जैसा कि आप हमेशा टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि फार्मर को उनके माइंड को कलेक्ट करना, उन मोतियों को माला में पिरोना, जो आपने कहा ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। जो आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे जाने से घबराता है, कतराता है। तो उसमें उसको लगता है कि ये सोशल वेंचर बन जाएगा, जबकि सोशल वेंचर भी सस्टेनेबल होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं। तो ऐसे में आप कोई हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट करेंगे कि भी कोऑपरेटिव बनाइए, कोऑपरेटिव बड़ा बनाइए, जैसे आपने न्यूजीलैंड की डेयरी की बात करी, तो क्या ऐसे यूनिकॉर्न फ्यूचर में आप देखते हैं अगले 10-20 सालों में आएंगे? बिल्कुल आएंगे, और बिल्कुल देखिए एफपीओ और जो एग्रीटेक स्टार्टअप है ना, काफी कॉम्प्लीमेंट्री है। एफपीओ की प्रॉब्लम क्या है? मार्केट एक्सेस, वैल्यू एडिशन, अच्छा इनपुट, अच्छा डेटा, अच्छी एडवाइजरी, अच्छा नॉलेज, यही तो प्रॉब्लम है एफपीओ की स्केल में, और अच्छा टैलेंट, राइट। जी तो मेरे ख्याल से इसका अधिकतर का सोल्यूशन स्टार्टअप्स के पास है। अब जी हमारा जो रोल है, आपका जो रोल है, मेरा जो रोल है, हमारे जी, पॉलिसी मेकर्स का रोल है कि ये जो दो अलग अलग उनको मिलाया जो जाए, वर्ल्ड है उनको कैसे मिलाया वहाँ जाए। मैरिज कैसे होगी इनकी, राइट। तो वहां थोड़ा हमें एफर्ट लगाना एक्चुअली पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसमें 4 लोग हैं, दो नहीं है। जैसे एक स्टार्टअप हो गए, एक एफपीओ फार्मर वगैरह हो गए, एक कॉर्पोरेट हो गए जो रिटेलर हैं, एंड यूजर हैं, जी जो प्रोसेसिंग करते हैं, और एक हो गए हमारी जो थिंक टैंक्स, जो एजुकेशन बॉडी या हमारे जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी मेकर की बॉडी है। तो इन चारों का जो समन्वय होगा, उससे हम भारत को 5 ट्रिलियन, क्या हम 10 ट्रिलियन तक भी लेके जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर है जो आज लेस देन 3-4% की वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जो 30% तक कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर इसको प्रॉपर यूथ को, प्रोफेशनल यूथ को इसमें जोड़ा जाए। तो आप फिक्की के अंदर जैसे आप पॉलिसी टास्क फोर्स को चेयर करते हैं, और सरकार को समय समय पर आप अपनी सुझाव भी देते रहते हैं, तो एज ए बॉडी जीतो को आपका क्या सुझाव रहेगा कि एज ए बिजनेस नेटवर्क, एज ए नेटवर्क ऑफ एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन who are ready to take big risk, what all 3 areas of your choice you would say in agri and food value chain people should look at, wherein the good returns, sustainable returns are there for longer periods? तो अगर आप बोलेंगे 3 ईयर है, तो सबसे पहला तो मैं बोलूंगा कि जितने भी हमारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको सपोर्ट करिए। अगर कैपिटल से कर सकते हैं कैपिटल से करिए, नहीं तो आपके जो नेटवर्क है इतने स्ट्रांग इंडस्ट्री में या पॉलिसी में, उससे करिए, मेंटोर ही करिए। और कुछ नहीं कर सकते तो महीने का 1 घंटा निकाल लीजिए और एक किसी अच्छे स्टार्टअप को आप मेंटोर करिए। आई मैं थिंक वो आपको मेरा जस्ट बताता हूँ, हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया है मेंटरनिटी के साथ में टाइप करके। उसमें 3,000 मेंटर हमारे जीतो के अवेलेबल हैं, जिसमें टॉप कॉर्पोरेट्स भी हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि संजय घोड़ावत जी, मोतीलाल जी ओसवाल। तो वो सब मेंटरिंग के लिए 2 घंटा अपना महीने में देते हैं। दैट इज प्रो बोनो, कंप्लीटली प्रो बोनो, उसमें कोई हम फीस चार्ज नहीं करते। तो एग्री स्टार्टअप के साथ भी हम आपके साथ अलग से ऑफलाइन पे आते रहेंगे कि कैसे हम उनको मेंटरिंग और कनेक्ट द डॉट्स का बेनिफिट करवा सकते हैं। तो बिल्कुल उनका समय उनके पैसे से बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मैं ये बोलना चाहता हूँ उनको कि, और जी बहुत बहुत धन्यवाद वो इस तरह का अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो पहला तो ये है। दूसरा मैं बोलना चाहता हूँ कि जो आपकी कम्युनिटी में गांवों से जुड़े हुए हैं ना, तो वो जो ग्रास रूट वाला काम वो करें, मतलब वो इन स्टार्टअप्स को पहुंचने में मदद करें किसानों तक। ठीक है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप है आज की डेट में। हमें बहुत बहुत लोग चाहिए उसको ले जाने में। तो एक वो है। और तीसरा मैं बोलूंगा कि अगर जिनके पास क्षमता है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं। जैसे आज इंडिया में हमारे माइक्रो वेयर हाउसिंग नहीं है, सब वेयर हाउस बड़े हैं, वो सब बड़े किसान और ट्रेडर्स के लिए। जी तो माइक्रो वेयर हाउसिंग एक अपॉर्चुनिटी है। वाटर कंजर्वेशन पे काफी काम किया जा सकता है, वाटर पॉन्ड्स पे, राइट। तो इस तरह के एरिया भी पकड़ सकते हैं जहाँ पर कि मतलब जो एक बहुत बड़ी नीड है हमारे, और जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। जी पब्लिक इन्वेस्टमेंट अपने स्पेस तो होता रहेगा, लेकिन मेरे ख्याल से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है टू क्रिएट असेट्स इन रूरल एरिया, बी इट ए वेयर हाउस, बी इट ए कोल्ड चेन, बी इट प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, फ्रीज और बी ड्राइंग इट प्लांट वगैरह, फ्रूट की वेस्टेज को रोकने के लिए, हाँ जी। इस तरह के जो और भी ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ऐसे नहीं है कि आपको ग्रांट देना है या आपको एक डोनेशन देना है, ऐसा नहीं है। जी तो जी आप इन से बना सकते हैं पैसा। जी।
और सरकार का भी उद्देश्य है 10,000 एफपीओ को बढ़ावा देना, तो वो भी सपोर्ट चाहती हैं करना। तो ये एक तरह से इट्स ए सहकार एंड सरकार, और उसमें सभी लोग जो है वो एक परिवार की तरह जुड़ सकते हैं और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। नेचुरल सी बात है, अब जो किसान रेल की योजना चली है उससे कहीं से कहीं भी आप बल्क में प्रोडक्ट को आप लेके जा सकते हैं। और रिसेंटली मैंने हमारे यहाँ कम्युनिटी में ट्रेंड देखा कि काफी बड़े बड़े वेयर हाउस बनाने में लोगों का काफी रुझान बढ़ा है। ई कॉमर्स के वेयर हाउस बन रहे हैं, एग्री कमोडिटी के वेयर हाउस बन रहे हैं, ऑटोमेटिक वेयर हाउस में जा रहे हैं। लेकिन जो आपने बताया माइक्रो वेयर हाउसिंग, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने बताया। स्केल डाउन फैसिलिटी, जो कि रूरल एरिया में छोटे इन्वेस्टमेंट में छोटी फैसिलिटी क्रिएट करके उसको डॉट को कनेक्ट किया जाए। हाँ, मेरा मानना है कि देखिए हमारी फार्मिंग पूरी डिसेंट्रलाइज है। करीब आप देख लीजिए 150 मिलियन हेक्टेयर्स हमारी फार्मिंग है, 1 हेक्टेयर एवरेज साइज है। जी। तो हम सेंट्रलाइजेशन की बात नहीं कर रहे, हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात और कर रहे वही हैं। मॉडल सक्सेसफुल होगा, सस्टेनेबल होगा। और इनफैक्ट अब मेरा एक फेवरेट सवाल है, मैं जो मेरा सब्जेक्ट है, आप जानते हैं कि मैं वेस्टलैंड डेवलपमेंट पे काफी फोकस करता हूँ। और 26 मिलियन हेक्टेयर जो सरकार ने कहा है 2030 से पहले उनको करना है, उसके लिए काफी पॉलिसी के ऊपर काम होना है। तो ये जो अनटैप्ड एसेट है, ऑफ द बैलेंस शीट एसेट है, जो एक कंट्री का एसेट है, इसको लाने के लिए यूथ का बड़ा योगदान रहेगा। कैपिटल इसमें काफी लगने वाली है, कम से कम 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर इसमें लगने वाला है, तब जाके ये सपना साकार होगा। और उसमें भागीदारी के बिना, ये भागीदारी और साझेदारी के बिना ये काम नहीं हो पाएगा। तो कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो मॉडल है वो अपने आप में यूनिक होगा, मे नॉट बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जैसा अभी तक हमें पता लगा कि कहीं भी वर्ल्ड में इतने बड़े स्केल पे कोई काम करने की योजना तो अभी तक नहीं बनी है, क्रियान्वयन में तो बहुत आगे बहुत काम होना है। As a G2, we are also committed. We are working towards this goal, that how we can create sustainable rural conclaves. A new rural conclaves can be created out of wasteland, which is right ऋषभ, now. मेरा इसमें एक सुझाव आपका ये रहेगा कि जो 26 मिलियन हेक्टेयर, वो बिल्कुल बहुत अच्छा टारगेट है, बहुत ही नोबल टारगेट भी है। इसमें एक हम टेम्पलेट बनाएं, एक जो 2600 हेक्टेयर का जी उसको प्रूव करें कि अगर ये यहाँ प्रूव हो जाता है और जी, फिर उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, बहुत सही आपने कहा। और इस पे हाँ कार्य चल रहा है 3-4 स्टेट में ऑलरेडी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर चल रहा है, लद्दाख में चल रहा है, गुजरात और राजस्थान अभी शुरू कर दिया गया है। तो हम इसको जो है एक, क्योंकि हर जगह के क्लाइमेट के हिसाब से चैलेंजेस प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमें अभी ये अनुभव हुआ कि इसमें एक मॉडल के ऊपर हम काम नहीं कर सकते, सिर्फ कोऑपरेटिव या सिर्फ कॉर्पोरेट या सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, हमें हाइब्रिड मॉडल हर जगह चलाना पड़ेगा। क्योंकि हर जगह की समस्या अलग है, वहाँ की इक्वेशन, कहीं वाटर सोर्स की प्रॉब्लम है, कहीं पे कनेक्टिविटी की इशू है, कहीं पे क्रॉप पैटर्न्स के दिक्कत है, कहीं पे सॉइल एकदम पुअर है। तो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा है। बट आपका सुझाव एकदम सही है और हम इस पे डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन इट इन अ मोर डीपर मैनर। एंड जहां तक संभव होगा कि नई जो मिनिस्ट्री बनी है उसके साथ भी हम काम करेंगे बाहर से फंड लाने में, बिकॉज यू हैव वर्कड इन अक्रॉस द ग्लोब, आपका जो ग्लोबल अनुभव है उसमें आप क्या देखते हैं कि क्लाइमेट, कॉम्बेटिंग द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इसकी बातें तो बहुत सुनी जाती है, कॉन्फ्रेंसेस में बातें होती है, लेकिन एक्चुअल में मैं जानना चाहता हूं आपसे कि नंबर टर्म्स में अगर हम बात करें, इंडिया में अभी तक कितना फंड आया है और कितना आ सकता है? नहीं आया। अगर आप सिर्फ क्लाइमेट की बात करें तो मैं बोलूंगा अभी बहुत ही, मैं अभी 2-4 फंड्स को एडवाइस कर रहा हूँ, ग्लोबल फंड्स को, जो कि देख रहे हैं इंडिया में क्लाइमेट के लेंस से। हाँ, वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मतलब एक ये है चैलेंज कि क्लाइमेट टारगेट नहीं है। हो सकता है क्लाइमेट, जो उनके इंटरवेंशन से क्लाइमेट पे फर्क हो रहा हो, लेकिन क्लाइमेट टारगेट नहीं। आई थिंक हमें वो थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी कि लेट्स मेक क्लाइमेट द प्राइमरी टारगेट। तो जी। आज, और मुझे लगता है कि बिजनेस सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी एक सिक्के के दो पहलू हैं, यस। ये अलग नहीं है। अगर अलग आप नहीं। पानी बचा रहे हैं, एनर्जी बचा रहे हैं, लॉस बचा रहे हैं, तो आप अपनी बैलेंस शीट भी तो इम्प्रूव कर रहे हैं। यस। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ अपना कमर्शियल रिटर्न सेक्रीफाइस कर रहे हैं टू मेक क्लाइमेट रिटर्न। आई राइट। थिंक दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। वो एक सोच का फर्क है जो हमें लाना पड़ेगा। और इसमें मैं आपको ये बोल रहा हूँ, थोड़ी अर्जेंसी बिल्ड करी है। ये कल की प्रॉब्लम नहीं है, ये आज की प्रॉब्लम है। एकदम तो सही ये जो कहा। हम बोल रहे हैं कि 2030 में ही होगा, 2050 में ही होगा, वो तो सामने दिख रहा है, हो रहा है। आज जो हम देख रहे हैं, इतने फ्लड्स आ रहे हैं, इतना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, तो ये चीजें तो दिख रही है हमें। तो हमें आई शायद थिंक इसमें, 2030 में हमें अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो मौका ही ना मिले करने का। मुझे तो लग रहा है कि ये अगले 10 साल हैं। मैं तो 2021 से 2030 का जो डिकेड है ना, ये मैं एग्रीकल्चर के लिए सबसे
अभी तक इंडियन हिस्ट्री में या पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट डिकेड मानते हैं। अगर इसमें हम अपनी सोच का बदलाव और अपनी पॉलिसी का बदलाव और अपने इनोवेशन के तरफ से जो बदलाव आना चाहिए वो नहीं ला पाए तो हम बहुत रिग्रेट करेंगे। हमारे पास इरिवर्सिबल हो जाएगा। आज की डेट में ये रिवर्सिबल है चेंजेस, लेकिन आपने वो एकदम चेंजेस। मैं एक आंकड़े के साथ इसको जोड़ूंगा कि 5 से 24 साल की उम्र के 50 करोड़ लोग अगर इस देश में हैं, जो दुनिया के किसी देश में नहीं है, तो इतना यूथ, इतनी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है और अगले 10 साल तक ये रहेगी। तो इस एनर्जी को कहाँ लगाया जाए जिससे कि ये ट्रिपल बॉटम लाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्टर नजर आता है, वो है एग्री और फूड। मैं थोड़ा सा बायस हो सकता हूँ क्योंकि मैं पैशनेट हूँ, लेकिन मुझे नंबर्स के आधार पे भी अगर मैं बात करूं तो आप बता सकते हैं कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और अब मैं तो कई बार बोला भी है और लोग कई बार हंसते भी है मेरी बात पे कि मैं तो बोल रहा हूँ कि अगले 10 साल में आप रिवर्स माइग्रेशन देखेंगे, जहाँ पर अर्बन यूथ गाँवों में जाके काम करेगा। तो लोग बिल्कुल हंसते हैं कि अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो, आज तो गांव का लड़का हमारे शहरों में आके लेकिन काम कर वर्क रहा है। फ्रॉम होम में हम वर्क फ्रॉम फार्म भी कर सकते हैं, तो उसके इसका मैं बाद कारण ये बता रहा हूँ कि देखो, फार्मिंग एज ए प्रोफेशन वो डेवलप करना पड़ेगा ना। अब जी, कल तक ये तकनीकें नहीं थी। कल तक आपको एक किसान बैल चलाता हुआ दिखता था। आज हमारे पास हजारों तकनीकें हैं जिससे कि फार्मिंग बहुत एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप गांव में चैरिटी करने जा रहे हो, नहीं, आप गांव में अपना बिजनेस करने जा रहे हो और वो आपके लिए भी अच्छा है और वहाँ के किसान के लिए भी अच्छा है, जहाँ आप भागीदार बन के ये मॉडल बना सकते हो। तो मुझे तो बहुत होप है। आप भी जैसे आप बायस है, मैं भी शायद बायस ही हूँ, लेकिन मुझे लगता है इस देश का अगर कल्याण हमें करना है, एक तो एक वो एक ही सस्टेनेबिलिटी मतलब लानी है, एक वर्ल्ड इकोनॉमी में अपना मतलब एक बड़ा अपनी स्थिति मजबूत करनी है, उसमें हमारे कृषि क्षेत्र का, रूरल क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और उसमें मुझे लगता है कि जो इनोवेशन है वो एक बहुत बड़ा ड्राइवर है हमारे कृषि क्षेत्र के। उसको हमें, उससे घबराना नहीं चाहिए, उसे हमें खुले दिमाग, सर, एक खुले दिल से आखिरी अडॉप्ट सवाल करना। आपसे मैं करना चाहूंगा कि जो आईपीआर है आज की तारीख में, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, चाहे वो जीआई टैगिंग हो, चाहे वो ब्लॉकचेन की बात हम करें, चाहे वो फूड ट्रेसेबिलिटी की बात करें, और ऐसे कई वेंचर आ रहे हैं जो इनोवेटिव हैं, फ्यूचरिस्टिक हैं, तो उनके अंदर आपका क्या सोचना है कि इंडिया की पोजीशन विज वी द वर्ल्ड, बिकॉज वर्ल्ड इज मूविंग इन देयर ओन डायरेक्शन नाउ, एवरी कंट्री इज thinking about food, whether it's a Gulf country or it's a America or anybody, nobody want to dependent on food. तो ऐसे में आईपीआर के को लेके क्या आप राय देना चाहेंगे एज एन इन्वेस्टर को? देखिए, अगर आप देखें इंडिया में जो मॉडल्स आ रहे हैं, बहुत कम आईपीआर ड्रिवन मॉडल्स हैं, अधिकतर सप्लाई चेन ड्रिवन मॉडल्स। टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है सप्लाई चेन में, लेकिन आईपी नहीं है। अब उसमें जैसे आपका आपकी टेक्नोलॉजी है क्वालिटी असेइंग की, आपकी टेक्नोलॉजी है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, आपकी टेक्नोलॉजी है डिमांड एग्रीगेशन की। तो ये छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इनमें अधिकतर में आईपी है, कुछ दो चार में है। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास ही ये नॉलेज सीमित रहने वाली है। मेरे ख्याल से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि जो हम सप्लाई चेन इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं, फार्म टू फोक, डायरेक्ट टू फार्म, वो एक अपने आप में एक बड़े यूनिक मॉडल है, जहाँ पर आप फार्मर से कंज्यूमर के बीच में जहाँ 10 इंटरमीडिएट हो रहे हैं, कम उसको कम करके उसमें वैल्यू एडिशन करके आप डिमांड और सप्लाई को पास में ला रहे हैं। आई थिंक ये टेम्पलेट हम विश्व को अलग भागों में भी ले जा सकते हैं। जैसे आप देखिए अफ्रीका में, चाइना में, साउथ ईस्ट एशिया में स्मॉल होल्डर फार्मिंग है। तो राइट। अगर जो काम हमारे 12 करोड़ छोटे और मंझले किसान कर सकते हैं, वो विश्व के 50 करोड़ से ऊपर है शायद छोटे मंझले किसान, जी जी वो भी जी। अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आईपी इतना बड़ा इशू नहीं है। कुछ क्षेत्रों में आईपी रहेगी, जैसे बायोलॉजिकल है, इमेज प्रोसेसिंग है, जहाँ पर हम डीप टेक स्टार्टअप देख रहे हैं, तो वो भी ठीक है। अगर वो आईपी क्रिएट कर रहे हैं, उनको उसका वैल्यू मिलना चाहिए। बट अगर जैसे उनकी एडॉप्शन बढ़ेगी तो उसका एडॉप्शन कॉस्ट इतना नहीं होगा, मेरे ख्याल से वो काफी कम किया जा सकता है। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इस सब सवालों के आपने एकदम डायरेक्ट टू हार्ट जवाब दिए। और हमारे जो दर्शक हैं नाहर जेबीन महाकुंभ में जो बने हुए हैं, आज हम एग्री फूड की शुरुआत करते हैं। हमारी कीनोट स्पीकर हेमेंद्र माथुर जी ने हमें बताया कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगले 10 साल कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये सेक्टर नया नहीं है, हिंदुस्तान के लिए बहुत पुराना है। जब सोने की चिड़िया था तभी भी ये सेक्टर ही सबसे ऊपर था। उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, सबसे निम्न रोजगार। अगर ये श्लोक बना हुआ है तो इसका पीछे कोई मायने है, उस मायने को समझना है। और उसको समझते हुए आने वाले समय में अच्छे फूड की, क्वालिटी फूड की डिमांड पूरे वर्ल्ड में रहेगी, उसकी डिमांड कभी कम नहीं होगी, ऐसा हमारा मानना है। तो थैंक यू वेरी मच हेमेंद्र जी, आपका साथ सहयोग बन देने के लिए, और हम आपसे फिर जुड़े रहेंगे। जीटो में आपका हमेशा स्वागत है।
आप जैसे थिंक टैंक और थॉट लीडर्स हमेशा एक सही सुझाव, सही मार्ग दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू ऋषभ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ और पूरी जीको कम्युनिटी के साथ।